अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एग्रीगेट सप्लाई को डिस्कस करेंगे। एग्रीगेट सप्लाई की अगर हम बात करें तो ये क्वाइट इम्पॉर्टेंट है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि आगे के हमारे काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो इसी से निकलते हैं, जो इसी से आगे चलेंगे हमारे। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? सिंपली एग्रीगेट सप्लाई को एएस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एग्रीगेट सप्लाई क्या है? इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई, जिस तरह से हम अगर नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम इज द मनी ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री नेटिव। जो कंट्री नेटिव एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं, या हम आउटपुट भी कहते हैं, या हम नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई की, तो एग्रीगेट सप्लाई सिंपली क्या होती है? देखिए, हमने पार्ट 1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा हुआ है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, और इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है। अगर आप सबको याद हो तो इंडिविजुअल सप्लाई सिंपली क्या होती है? जो फर्म एक सर्टेन प्राइस को गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बेचने के लिए लाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम एग्रीगेट सिंपल सप्लाई कहते हैं। और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा? जो पूरे मुल्क के अंदर लोग, जो सारे मुल्क के अंदर लोग हैं वो, और फर्म्स हैं जो सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बेचने के लिए लाती हैं, लाइक पूरे कराची की, पूरी हैदराबाद की, और पंजाब साइड की, केपी की, और जितने पूरे पाकिस्तान में सूबे हैं वो सारे मिलकर जो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बेचने के लिए लाते हैं, उन सबको ऐड कर लें तो वो चीज़ क्या कहलाती है? एग्रीगेट सप्लाई कहलाती है। ठीक है, तो इट इज़ द मनी वैल्यू, और इसके अंदर हम मनी वैल्यू को लेते हैं। इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और नेशनल आउटपुट। ये क्या है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज भी है, और क्या बात कर रहे हैं हम? ये है नेशनल आउटपुट। जो नेशनल आउटपुट है, नेशनल आउटपुट, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम इसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि नेशनल इनकम को या नेशनल आउटपुट को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारी मनी वैल्यू की और गुड्स एंड सर्विसेज की, यानी कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम जीडीपी भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जीडीपी भी कहते हैं। आपको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हम प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जीडीपी भी बोलते हैं। सही है, तो नेशनल आउटपुट को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोड्यूस इन इकोनॉमी के अंदर, यानी कि जो आपकी जोग्राफिकली बाउंड्री है उसके अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। इट्स इक्वल टू इनकम जनरेटेड। जो तुम्हारी नेशनल इनकम होगी वही तुम्हारी एग्रीगेट सप्लाई भी होगी। बात क्लियर है? तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है कि पूरे मुल्क के अंदर जितनी भी फर्म्स हैं, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं, पूरे मुल्क में जितनी फर्म्स हैं वो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पर बेचने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, तो उनको हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेट सप्लाई में दो चीजें आती हैं, एक कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, और एक क्या? सेविंग। कंजप्शन और सेविंग। देखें, आपको पता है जो लोगों की इनकम है, जब हम टू सेक्टर की बात करते हैं जिसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, जिसके अंदर और चीजें इतनी ज्यादा नहीं है, तो या तो लोग कंज्यूम करेंगे। कंज्यूमर किस पे कंज्यूम करते हैं? जो कंज्यूमर उस पे कंज्यूम करते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, वो या तो ड्यूरेबल गुड्स होगी या कंज्यूमर गुड्स होगी। तो कंज्यूमर के जो एक्सपेंडिचर है वो गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो क्या कहलाते हैं? सी कहलाती हैं। और अगर कुछ बच जाता है तो उसमें से वो क्या कहलाता है? एस कहलाता है। तो सी और एस क्या है कि भाई कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। जो नॉर्मली पुअर इकोनॉमीज होती हैं उसके अंदर तो उनका कंजप्शन रेट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि उनकी कंजप्शन, उनकी तो वो ही नहीं पूरी होती, सारी बेसिक नीड ही नहीं पूरी होती कि वो कुछ सेव करें, इसलिए वो सारा का सारा क्या करते हैं? कंज्यूम कर लेते हैं। सेविंग उनके बहुत कम होती है, आप कह लो प्रोपेंसिटी टू सेव बहुत कम होती है। देयरफॉर द एग्रीगेट सप्लाई कैन आल्सो बी रिटर्न, हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस आई। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा? ये एग्रीगेट सप्लाई, और वैसे डिमांड भी होती है, मगर अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? एग्रीगेट सप्लाई की। तो ए एस बराबर है
AS किसके बराबर होता है, C प्लस S के, और AD भी बराबर होता है, वो आगे चल के पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई प्लस होती है कंजप्शन और सेविंग के। क्लियर है यहाँ तक बात। अब हम आगे चलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या है भाई, कंपोनेंट मतलब क्या क्या चीजें एग्रीगेट सप्लाई के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। एग्रीगेट सप्लाई इज द मनी वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट, यानी कि ये मनी वैल्यू है किसकी, टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट को हम क्या कहते हैं, NI कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है, नेशनल इनकम या नेट नेशनल प्रोडक्ट NNPV कहते हैं हम, इसको हम NNPV कहते हैं। तो टोटल आउटपुट अवेलेबल इन द इकोनॉमी परचेज ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन एक्सप्रेस, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एक सर्टेन टर्म में, किसमें कि AS बराबर है क्या, इसको हम किस तरह से करते हैं, AS बराबर है, AS बराबर होता है किसके, C प्लस S, C फॉर कंजप्शन और S फॉर क्या है, S फॉर सेविंग। इन फिजिकल टर्म एग्रीगेट सप्लाई रेफर टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी में। एग्रीगेट सप्लाई किसको बताती है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं पूरी इकोनॉमी में, जो गारमेंट्स वाले जितनी जीन्स बना रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स वाले जितनी कार्स बना रहे हैं, मेडिसिन वाले जितनी मेडिसिन बना रहे हैं, इसके अलावा जितने लोग जितनी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर उन सब की हम मार्केट वैल्यू को ऐड कर लें तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगी। अब मेडिसिन वाले मेडिसिन बना रहे हैं, कपड़े वाले कपड़े बना रहे हैं, फूड आइटम वाले वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जितनी भी चीजें उन सबको अगर हम ऐड कर लें तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, वो हमारे लिए एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगी। इट इज अज्यूम दैट इन द शॉर्ट रन प्राइस ऑफ गुड्स नॉट चेंज एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इनफिनिट। जो सप्लाई है शॉर्ट रन के अंदर वो चेंज नहीं होती, वो शॉर्ट रन के लिए अज्यूम किया जाता है कि चेंज क्यों नहीं होती, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी है या जो भी लेबर की इंप्रूवमेंट है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आती है, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नहीं आती। यहाँ दो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट है और एक कीन्स का है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट दिया था एडम स्मिथ ने, हमने क्लास में नंबर ऑफ टाइम ये डिस्कस किया है कि एडम स्मिथ इस बात पे बिलीव करते थे कि इकोनॉमिक सेल्फ रेगुलेटरी होती है, वो खुद से डिमांड और क्रिएट को मैनेज कर लेती है। मगर जब कीन्स आए थे, ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930 का, ये आगे चल के अभी हम डिस्कस भी करेंगे, तो उन्होंने बोला था नहीं इस तरह से नहीं होता, खुद से इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं होती, आपको गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। अगर गवर्नमेंट सही से इन्वॉल्व नहीं होगी तो कभी भी इकोनॉमिक स्टेबलाइज नहीं होगी। तो वो ये बोलते हैं कि शॉर्ट रन में तो इकोनॉमी क्या है, शॉर्ट रन में खुद से फुल एम्प्लॉयमेंट होती है और ये चीजें चेंज नहीं होती। मगर यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है, C प्लस S, कंजप्शन प्लस सेविंग, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट। इफ वी गो डीप we will find that the aggregate supply represent the national income। aggregate supply किसको represent करती है, national income। क्यों represent करती है, देखो aggregate supply क्या है, जो goods and services इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है उनकी मनी वैल्यू को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो चीजें प्रोड्यूस हो रही है उनकी मनी वैल्यू को ऐड कर लो तो एग्रीगेट सप्लाई आती है। एग्जैक्टली इसी तरह से एग्रीगेट नेशनल इनकम भी क्या होती है, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हमने नेशनल इनकम के चैप्टर में पढ़ा था, जब मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो we know that the money value of final output is distributed by, क्यों ये होता है, क्योंकि जो भी मनी वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट वो डिस्ट्रीब्यूट किसमें होती है, लैंडलॉर्ड में को रेंट देते हैं, लेबर को हम वेजेस देते हैं, कैपिटल पे हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, और एंटरप्रेन्योर क्या ले लेता है, प्रॉफिट। तो अल्टीमेटली ये जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है ये किसका कंट्रीब्यूशन है, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन है अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, डू रिमेंबर के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कर रहा है, which help to produce output from the producer point of view it is the cost of production। अगर हम प्रोड्यूसर के ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो हाउस होल्ड है वो तो ये प्रोवाइड करके क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं, और अगर हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर के लिए ये चीजें सब क्या कहलाती हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कहलाती है, रेंट ऐड कर लो प्लस वेजेस, रेंट में आप ऐड कर लें, वेजेस ऐड कर लें, और क्या ऐड कर लें,
आप इंटरेस्ट और प्रॉफिट को अगर ऐड कर लें तो आपके पास अल्टीमेटली क्या आ जाती है, आपके पास अल्टीमेटली नेशनल इनकम आ जाती है, जो आप इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि हमने ये पढ़ा था ना कि 3 तरह के मेथड होते हैं, सॉरी, वो 3 तरह के मेथड क्या होते हैं कि अगर सबकी इनकम ऐड कर लें तब भी नेशनल इनकम आती है, सबके एक्सपेंडिचर ऐड कर लें तब भी नेशनल इनकम आ जाती है, या सबकी आउटपुट जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी नेशनल इनकम आ जाती है, विच दे मस्ट बी रिकवर फ्रॉम द सेल। और अगर प्रोड्यूसर ये सब चीज़ें कहाँ से रिकवर करता है, जब प्रोड्यूसर जब रिकवर करता है जब वो चीज़ें सेल कर देता है। जब प्रोड्यूसर सेल करता है तो वो अपने पैसे को उधर से रिकवर कर लेता है, ठीक है। और प्रोड्यूसर की अल्टीमेट इनकम क्या है, सेल, अदरवाइज दे विल नॉट प्रोड्यूस द आउटपुट। अगर उसको ये सेल्स के अगेंस्ट पैसा ना मिले तो वो डेफिनेटली कभी भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्लियर है ये बात? अच्छा आगे चलते हैं जी। एग्रीगेट सप्लाई एंड इस कंपोनेंट, देखो एग्रीगेट सप्लाई कर्व के जब अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो इसका टोटल स्पेंडिंग लेते हैं वाई एक्सिस पे और नेशनल इनकम लेते हैं हम अपने एक्स एक्सिस पे, ठीक है। टोटल स्पेंडिंग लेते हैं वाई एक्सिस पे और नेशनल इनकम कहाँ लेते हैं हम, एक्स एक्सिस पे। सी द सम ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड नेशनल लेवल इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सारी चीजें क्या क्या हम ले रहे हैं, ये चीजें ले रहे हैं, क्या क्या ले रहे हैं हम, ये ले रहे हैं। नेशनल इनकम क्या है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये इनकम मेथड से जब आप ऐड कर लेते हैं तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और ये सब कुछ तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेशनल इनकम आ जाती है, इस एक्सिस पे लेते हैं। और क्या, देयरफॉर द एग्रीगेट सप्लाई, आउटपुट एंड नेशनल इनकम आर सेम। तो आउटपुट जो है एग्जैक्टली हमने ये पढ़ा हुआ है कि आउटपुट मेथड से जो नेशनल इनकम आती है वही इनकम मेथड से आती है, वही एक्सपेंडिचर मेथड से आती है। तो आउटपुट और नेशनल इनकम क्या होती है हमारी, एग्जैक्टली सेम होती है। आउटपुट और नेशनल इनकम हमारी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अच्छा अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि इस एक्सिस पे हम लेते हैं क्या, टोटल स्पेंडिंग, और इस एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, नेशनल इनकम, सही है। अब AS इज इक्वल टू, इस बात को बहुत गौर से समझना है कि एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है नेशनल इनकम के। नेशनल इनकम क्या होती है, देखो नेशनल इनकम हमने नंबर ऑफ टाइम डिस्कस किया है। नेशनल इनकम इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती है, विच इज प्रोड्यूस इन अ कंट्री एंड स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है। और वो क्या होती है, वो चार, और अगर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड कौन सा है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो डेफिनेटली ये 4 मेथड है। इसके अंदर हम नेशनल इनकम के अंदर क्या बातचीत डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती हैं, उनको अगर ऐड कर लो तो नेशनल इनकम आती है। सिमिलरली एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और एग्रीगेट सप्लाई भी वही है जो तमाम इकोनॉमी के अंदर जितनी भी फॉर्म्स हैं वो जो गुड्स एंड सर्विसेज एक पर्टिकुलर टाइम में प्रोड्यूस कर रही हैं और किसी सर्टेन प्राइस पे मार्केट में बेचने के लिए ला रही हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो डेफिनेटली ये इसके बराबर होता है। तो हम एक 45 डिग्री की लाइन खींचते हैं और ये स्ट्रेट लाइन होती है जो बराबर है, यानी कि इस लाइन पे नेशनल इनकम बराबर है C+S, यानी कि या तो इनकम में कंजप्शन होगा या सेविंग, और सिमिलरली ये एग्रीगेट सप्लाई के भी बराबर है। तो जो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व होगा ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि इधर हम जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही है। वेयर वाई इज नेशनल इनकम, देयरफॉर इनकम और टोटल आउटपुट मेजर द एग्रीगेट सप्लाई एंड गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम यहाँ पर क्या चीज मेजर कर रहे हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो बराबर है आउटपुट के और आउटपुट बराबर है इनकम के। कि देखो भाई एग्रीगेट सप्लाई की क्या डेफिनेशन है, एग्रीगेट सप्लाई टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। आउटपुट क्या होती है, आउटपुट क्या किसको कहते हैं, जीडीपी को कहते हैं। जीडीपी क्या है कि मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन प्रोड्यूस इन अ कंट्री विद इन 1 ईयर। और इन नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम भी वही डेफिनेशन है, नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये डिफरेंट नेम है मगर ये बात एक ही की कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जब हम एग्रीगेट सप्लाई के, अच्छा इसके कर्व के लिए 2 डिफरेंट
डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, जिनके दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, उनको हमें समझना जरूरी है कि दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के अंदर जो दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं वो ये है कि एक तो कीन्सियन कॉन्सेप्ट है और एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ ने दिया था, कीन्स जॉन मेनार्ड कीन्स है जो इंग्लिश इकोनॉमिस्ट है, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। इन्होंने एक जो है एग्रीगेट सप्लाई शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया था। बट अभी इनिशियली तौर पे आप इसको इतना समझ लें सिंपल सी कि एग्रीगेट सप्लाई बराबर होता है आउटपुट के और आउटपुट बराबर होता है नेशनल इनकम के। क्लियर है? आगे अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि मेन कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई आर टू, consumption and saving. A major portion of income is spent on consumption of goods and services and balance to save. वो एग्जैक्टली यही बात है कि जो मेजर पोर्शन है वो गुड्स एंड सर्विसेज का या तो वो कंज्यूम हो जाता है या वो सेव हो जाता है। तो जो गरीब होते हैं उनके अंदर तो ऐसा होता है कि ज्यादातर वो चीजें कंज्यूम कर लेते हैं, उनका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बहुत ज्यादा होता है और एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम भी ज्यादा होता है, बट सेविंग कम होती है क्योंकि उनकी बेसिक नीड नहीं पूरी होती। नेशनल इनकम Y और एग्रीगेट सप्लाई AS इज अ सम ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो जो भी एग्रीगेट सप्लाई है वो बराबर है कंजप्शन एक्सपेंडिचर के या सेविंग के। और सिमिलरली नेशनल इनकम भी अगर टू सेक्टर इकोनॉमी है तो उसमें नेशनल इनकम क्या हो रही है, जो कंज्यूम हो रही है या सेव हो रही है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो एस कर्व रिप्रेजेंट द फिगर एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम शो ऑन द एक्स एक्सिस and the total spending plus saving on the y axis is artificially represent the 45 degree lines जो हमें origin से बताती है ये वाली line, because every point on line in the between of x और y axis, ये पूरी यानी कि ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया जो है ये हमारी नेशनल इनकम और एक्सपेंडिचर को बता रहा है। तो ये लाइन इस पूरे एरिया ऑफ कर्व को, ये जो 180 डिग्री है, इसको डिवाइड कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में। तो वो ये कह रहा है बोथ एक्सेस ईच पॉइंट ऑन दिस लाइन इंडिकेट एक्सपेंडिचर और इनकम। यहाँ पर हमारे एक्सपेंडिचर है और यहाँ पर हमारी क्या है, इनकम है। तो जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, अगर हम 300 एक्सपेंस कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी इनकम भी कितनी है, 300 है। अगर हम 200 एक्सपेंस कर रहे हैं तो हमारी इनकम भी कितनी है, 200 है। अगर हम 100 एक्सपेंस कर रहे हैं तो हमारी इनकम भी कितनी है, 100 है। ये बात क्लियर है कि जैसे जैसे हम एक्सपेंडिचर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे हमारी इनकम भी इंक्रीज हो रही है। और इसका क्या है, इसका ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्लियर है सबको कि इस एक्सिस पे 45 डिग्री लाइन हमें ये बताती है कि जो हमारी इनकम है वो एक्सपेंडिचर के बराबर है। ठीक है, और ये लाइन हम कभी भी कंपेयर करने के लिए, चीजों को कंपेयर करने के लिए लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इस वक्त हम इक्विलिब्रियम से नीचे हैं या इक्विलिब्रियम से ऊपर है, डेफिशिएंसी है या सरप्लस है। ठीक है, अच्छा, एग्रीगेट सप्लाई आउटपुट 45 डिग्री लाइन ऑल्सो कॉल्ड गाइडलाइन। ये गाइडलाइन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमें गाइड करती है कि हमारा इस वक्त आउटपुट लेवल इनकम से ज्यादा है या आउटपुट लेवल इनकम से कम है, हमारा इक्विलिब्रियम कब है। हेल्प टू आइडेंटिफाई द इक्विलिब्रियम व्हेन टू वेरिएबल आर टू बी शोन ग्राफिकली। या दो वेरिएबल ले लिए, यहाँ पर हमने स्पेंडिंग ले ली, यहाँ पर हमने नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई ले ली है। तो अब ये हमें बताते हैं कि कब आपका इक्विलिब्रियम लेवल होगा, कब आपका इक्विलिब्रियम लेवल नहीं होगा। तो व्हेन AD इंटरसेक्ट द AD बिकम इक्वल टू, इस लाइन पे कहीं पर भी, इस लाइन पे कहीं पर भी अगर एग्रीगेट डिमांड कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो उस पॉइंट पे दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। अगर मैं बोलूं कि मेरा AD कर्व इस पॉइंट पे कट कर रहा है, अगर मैं बोलूं कि ये मेरा AD कर्व है, ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है मेरा, ठीक है, ये इस पॉइंट पे अगर कट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे जितनी एग्रीगेट सप्लाई है उतनी ही एग्रीगेट डिमांड है। क्लियर है ये बात? तो ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो वो यही कह रहा है व्हेन द AD कर्व इंटरसेक्ट इट AD बिकम इक्वल टू AS।
every point of 45 डिग्री रिप्रेजेंट द ADAS इक्विलिब्रियम। वो बोल रहा है इस लाइन पे कहीं पर भी अगर वो कट करता है, वो यहाँ कट करता है, तो इस पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम होगा। कहीं पर भी वो कट करेगा तो जितना एग्जैक्टली उसका इनकम होगी उतनी ही उसकी एक्सपेंडिचर होंगे। किसी भी पॉइंट पर इधर कट करता है तो वहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई उसकी इक्वल हो जाएगी। क्लियर है ये बात? अच्छा जी, आगे एग्रीगेट 45 डिग्री लाइन implies that the sum of consumption and saving is always equal to level of income y। ये बात हम नंबर ऑफ टाइम डिस्कस कर चुके हैं और ये बार बार बात आ रही है, मगर ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये तुम्हें ये बताता है कि ये 45 डिग्री इनकम लाइन है। एक तो ये AS कर्व है, ये क्या है? ये नेशनल इनकम y को भी शो कर रहा है और ये एग्रीगेट सप्लाई को भी शो कर रहा है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम अभी हमने पढ़ा है कि वो क्या होता है, सेम चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि 45 डिग्री लाइन दैट सम the consumption and saving is always equal to level of income। Another point of keep in mind is that some technologies are assumed to be constant during the period। Output aggregate supply can be increased only the employing more resources mainly labor therefore। तो वो बोल रहा है अगर आपको एग्रीगेट सप्लाई बढ़ानी है ना, आप यहाँ पर इतना प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर आपको उससे ऊपर जाना है तो आपको टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, आप लेबर को इंक्रीज करोगे। आप क्या करोगे? लेबर को इंक्रीज करके अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। ठीक है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है और जैसे जैसे आप लेबर को इंक्रीज करोगे आपकी नेशनल इनकम और आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर मेजर कॉन्सेप्ट याद रख लेना कि नेशनल इनकम बराबर होता है एग्रीगेट सप्लाई के। अभी हमने डिस्कस किया, दोनों मनी वैल्यू को बताता है फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विस के। अपवर्ड स्लोपिंग फिलहाल इसका ये ग्राफ समझ लो, और ये 45 डिग्री लाइन पे लोकेट होता है और 45 डिग्री लाइन हमें बताती है कि हमारी नेशनल इनकम और टोटल स्पेंडिंग इसके हर पॉइंट पे इक्वल है। क्लियर है? इसको आगे चल। अच्छा, अब हमारे दो व्यूज हैं, एक है एडम स्मिथ और एक है कीज का। एडम स्मिथ क्लासिकल इकोनॉमी है, बिलीव दैट द इकोनॉमी सेल्फ रेगुलेटरी है। ये बोलते थे कि भाई डिमांड क्रिएट सप्लाई क्रिएट इज ओन डिमांड। तो वो ये बात कहते थे कि जो सप्लाई होती है और जो डिमांड वो खुद से क्रिएट होती है, यानी कि अगर एक कोई भी सप्लाई है, इसको मैं बोलता हूँ ये सप्लाई कर्व है, तो ये खुद से अपनी डिमांड क्रिएट करेगी। वो क्यों क्रिएट करेगी? इनका कॉन्सेप्ट ये था कि जो गुड्स एंड सर्विसेज, जो ये सप्लाई कर्व है, किसकी है? या तो गुड्स प्रोड्यूस हुई है या क्या प्रोड्यूस हुई है, इकोनॉमी में सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किसने की है? ये गुड्स एंड सर्विसेज लेबर ने प्रोड्यूस किए हैं, लैंड को यूटिलाइज किया है, कैपिटल को यूटिलाइज किया है और प्रॉफिट यानी कि इंटरप्रेन्योर इन्वॉल्व हुए हैं। तो ये सारे लोग कहाँ से आए? ये सारे लोग बेसिकली हाउस होल्ड है। ये लोग कौन है? ये हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड के अंदर से लेबर आया है, हाउस होल्ड के पास लैंड थी, उसने फर्म्स को प्रोवाइड किया, कैपिटल हाउस होल्ड के पास था, उन्होंने फर्म्स को प्रोवाइड किया। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, अल्टीमेटली पैसा किनके पास जाएगा? वो हाउस होल्ड के पास जाएगा। तो एडम स्मिथ का ये मानना था कि जो भी सप्लाई क्रिएट हुई है तो उतना पैसा तो इकोनॉमी में मौजूद है ना। जिन लोगों ने लेबर प्रोवाइड किया उनके पास पैसा मौजूद है, जिन्होंने लैंड प्रोवाइड किया उनके पास पैसा मौजूद है, ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा मौजूद है, और इसके अलावा एंटरप्रेन्योर के पास पैसा मौजूद है। तो ये लोग तो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। अगर वो बेसिक नीड से निकल गए तो लग्जरी गुड्स खरीदेंगे, कंफर्ट की तरफ जाएंगे। तो वो ये बोलते थे, एडम स्मिथ का ये बिलीव था कि डिमांड, इसको सेज लॉ भी कहते थे। इसको क्या कहते थे? इसी चीज का नाम सेज लॉ भी है। ठीक है, इस चीज को हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में? ये बड़ा बेसिक सा लॉ है जो सेज लॉ। सेज लॉ क्या कहता था कि सप्लाई क्रिएट इज ओन डिमांड, कि जब गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में आएंगी वो आई तब है क्योंकि इनको लोगों ने बनाया है, और जो लोगों ने इनको बनाया है तो डेफिनेटली जब इनको बनाया होगा तो उनके पास पैसे दिए गए होंगे और वो खुद से डिमांड क्रिएट करेंगे। तो वो एडम स्मिथ ये बिलीव करते थे कि डिमांड और सप्लाई खुद से इक्विलिब्रियम मार्केट में आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इतनी जरूरी नहीं है। जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे खुद से क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि डिमांड ये बोलते थे क्रिएट्स इज ओन सप्लाई। ये बात सबको क्लियर है? तो एडम स्मिथ का ये था कि ये
सेल्फ रेगुलेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे कि ये सेल्फ मार्केट सारी खुद सा खुद स्टेबल हो जाएगी। एंड फुल एम्प्लॉयमेंट में ये बोलते थे कि लोगों को जब फर्म्स काम करेंगी तो जो जितने लोग काम करने वाले हैं उन सबको क्या मिल जाएगा, उन सबको जॉब्स खुद ब खुद क्रिएट हो जाएंगी और इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगी, ये इनका मानना था। और इस स्कूल ऑफ थॉट में कौन थे, एडम स्मिथ थे और डेविड रिकार्डो। इनकी भी बहुत बुक्स बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, पब्लिश हुई हैं, बहुत सारे इन्होंने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। बट ये क्लासिकल व्यू कहलाते थे। तो एडम स्मिथ क्या बोलते थे, मार्केट में गवर्नमेंट इंटरवेंशन इतनी जरूरी नहीं है और ये इकोनॉमी खुद से स्टेबल हो जाती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये इनकी क्या क्या क्लासिकल थ्योरी के अजम्पशन क्या थी। सेल्फ रेगुलेटरी मार्केट, क्लासिकल theories believe that the free market regulate themselves when they are free, and any intervention, Adam Smith referred to the market ability to self regulate as invisible hand, because the market move toward their नेचुरल इक्विलिब्रियम विदाउट आउटसाइड इंटरवेंशन। ये वही बात कह रहा है कि हमने ये बात इनविजिबल हैंड्स की बहुत दफा क्लास में डिस्कस की है। तो इनविजिबल हैंड क्या होते हैं, जो कि प्रोड्यूसर को, सप्लायर को, कंज्यूमर को, स्टेक होल्डर को मोटिवेट करते हैं कि वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और वो खुद से जो है इकोनॉमी के अंदर डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे वो काम करते हैं। तो यही बात उन्होंने कही है, इनके असम्पशन है कि सेल्फ रेगुलेटरी मार्केट होगी। फ्लेक्सिबल प्राइसेस होंगे। क्लासिकल इकोनॉमी अज्यूम दैट द प्राइस आर फ्लेक्सिबल एंड goods and wages. They also assume that the money only factor एंड प्राइस लेवल, ये मनी वाइड वो फैक्टर है जो इफेक्ट करता है प्राइस लेवल को, जो हमें सही लगता है कि हाँ भाई पैसा होगा तो चीज़ें खरीद जाएंगी, पैसा होगा लोगों के लिए मोटिवेशन होगी, गुड इनफ मोटिवेशन होगी तो ये लोग उनको खरीदें। सप्लाई क्रिएट्स इज ओन डिमांड, ये भी इनका एक बिलीव था कि सप्लाई क्रिएट्स करती है इसकी ओन डिमांड। On the basis of Say's law, classical theory believe that the supply creates its own demand. Production will be generated of the income enough through the purchase of all of the output produced. Classical economy assume that there will be a net saving or spending of cash or financial instrument. वो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं जो हमने डिस्कस की है कि सप्लाई क्रिएट करती है ओन डिमांड। जब प्रोडक्शन प्रोसेस होता है तो उसमें 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजर। उनको रिटर्न मिलते हैं, तो जब उनको रिटर्न मिलते हैं तो वो उनके पास होते हैं, जब मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज आती है तो उसको परचेज कर लेती है। इक्वालिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो क्लासिकल थ्योरी अज्यूम दैट द फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट विल ऑलवेज बी मेंटेन द इक्विलिब्रियम। अगर हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच के अंदर इक्विलिब्रियम देखें तो वो ये अज्यूम करते थे जितना सेव होगा वो सारा का सारा इन्वेस्ट हो जाएगा और तो उनके दरमियान इक्विलिब्रियम रहेगा। कैलकुलेट रियल जीडीपी, क्लासिकल थ्योरी डिटरमाइन द रियल जीडीपी कैन बी कैलकुलेट विदाउट नोइंग द मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन रेट। ये बोलते थे कि बस जो अगर आपको जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो जो भी मार्केट वैल्यू उसी पे कर लो, उसमें कोई इन्फ्लेशन वगैरह नहीं होता। जबकि बाद में ये बात बहुत ज़्यादा कंसिडर हुई कि मार्केट प्राइस के बढ़ जाने से जीडीपी जो है वो क्या हो जाती है, ऑल्टर हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो उसके लिए हमें इन्फ्लेशन को निकालना पड़ता है। रियल एंड नॉमिनल वेरिएबल, क्लासिकल इकोनॉमी स्टेट दैट द रियल एंड नॉमिनल वेरिएबल कैन बी एनालाइज सेपरेटली। जबकि ये सेपरेटली होते ही नहीं है, आपको टुगेदर करना होता है, रियल जीडीपी को भी देखना होता है और आपको नॉमिनल जीडीपी को भी देखना होता है। ठीक है, उसके बाद जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई था वो क्या था, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई था ये वर्टिकली था, बिल्कुल एएस। यहाँ पर क्या है कि प्राइस लेवल बिल्कुल से कोई भी इफेक्ट नहीं करती। अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो आपकी प्राइसेस इंक्रीज होगी क्योंकि इकोनॉमी एज फुल कैपेसिटी चल रही है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल aggregate supply is perfectly inelastic with irrespect to the price level, which means that change in price have no effect on aggregate supply due to JB Say's law. Market and wages price is flexible. As a result, classical aggregate supply curve is vertical and parallel to y-axis. At full employment, the level of output as shown in picture. The curve AS is generate the supply curve. OQ क्वांटिटी पे ये सप्लाई बता रहा है, इतनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करते हैं और इस लेवल पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि कोई भी लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी रिसोर्स हमारा अंडर एम्प्लॉय नहीं है। ये लोग बिलीव करते थे, बोलते थे तमाम चीज़ें यूज हो रही हैं और एग्रीगेट सप्लाई कर्व इंडिकेट द चेंज इन द प्राइस लेवल हैव नो इफेक्ट एग्रीगेट सप्लाई बिकॉज ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इज रिमेन द सेम। वो बोल रहे हैं कि अगर आपको आप कुछ भी करोगे आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि आपकी जितनी
स्पेयर कैपेसिटी थी, जितने लेबर थे, जितनी मशीनरी थी, जितनी टेक्नोलॉजी थी, वो अपनी फुल कैपेसिटी पे आप यूज कर रहे हो। जब वो फुल कैपेसिटी पे आप यूज कर रहे हो तो अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये किसका मानना था? ये मानना था क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच वाले क्या करते थे कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो बिल्कुल वर्टिकल होता है और पैरेलल टू, और क्या होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। क्योंकि ये बोलते थे कि अगर आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना भी चाहोगे तो वो आप नहीं इंक्रीज कर सकते, सिर्फ प्राइसेस इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एडी का एएस कर्व जो है वो क्लासिकल के नजदीक क्या होता था, बिल्कुल वर्टिकल लाइन होता था। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में अभी हमने क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई का जो है वो क्लासिकल अप्रोच डिस्कस किए। अभी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जो कीन्स की थ्योरी है और कीन्स की जो अप्रोच है। ठीक है, अभी इतना ही। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।